माल गाढ़ा नहीं बन रहा है, माल में ट्रांसपेरेंसी की कमी है, माल में धुंधलापन आ रहा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एसिड स्लरी को न्यूट्रल करने की, और हम ये सभी जानते हैं कि एसिड स्लरी को जब हम न्यूट्रल करते हैं तो वो प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है और उसमें हमें बहुत सारी परेशानियां आती हैं। अब इसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं जो मेजर हैं, जो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारा मटेरियल जो होता है वो गाढ़ा नहीं बन पाता है और माल में ट्रांसपेरेंसी की कमी रह जाती है। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि मटेरियल में कुछ वाइटनेस सी दिखने लगती है और मटेरियल बिल्कुल भी साफ नहीं रहता है। तो दोस्तों, हम इसमें ये जानेंगे कि हम एसिड स्लरी को न्यूट्रल करते समय क्या गलती कर रहे हैं, हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है और हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स या कौन कौन से केमिकल्स की हमें इसमें आवश्यकता रहने वाली है। दोस्तों, मैं रोहित व्यास आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरी देखें, बीच से इसको काट काट कर या स्किप कर कर ना देखें, क्योंकि स्किप करने से कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो रह जाती हैं और आप उसी का समाधान बार बार YouTube पर देखने के लिए मजबूर रहते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डीप नॉलेज देने वाला हूं जो शायद अभी तक आपको YouTube से प्राप्त नहीं हुई है। दोस्तों, मैं ये भी बताऊंगा कि आपको किस टेम्परेचर पे आपको मटेरियल को बनाना है और आपको न्यूट्रल करते समय एसिड स्लरी को क्या क्या ध्यान आपको रखना है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लें कि आपको न्यूट्रल एसिड स्लरी करनी है या कास्टिक करनी है, क्योंकि हम इसी चीज़ में गलती करते हैं कि कभी हम एसिड स्लरी को सोचते हैं कि न्यूट्रल करना है, कभी सोचते हैं कि हमें कास्टिक सोडा को हमें न्यूट्रल करना है। तो सबसे पहले हमें ये जान लेते हैं कि हम जो न्यूट्रल कर रहे हैं वो एसिड स्लरी को न्यूट्रल कर रहे हैं। और सबसे पहले हम एसिड स्लरी लेंगे, एक ड्रम लेंगे। अगर हम छोटे व्यापारी हैं तो उसके लिए हम एक प्लास्टिक ड्रम का इस्तेमाल करेंगे। और हमारा काम बड़ा है और हमने अगर एसएस के वेसल्स लगा रखे हैं तो हम उसमें भी प्रक्रिया वही रहेगी, केवल ये है कि हम अभी प्लास्टिक ड्रम के बारे में बात करते हैं और अभी हम स्मॉल बिजनेसेस को टारगेट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्लास्टिक का ड्रम लेना है और उसमें आपको एसिड स्लरी डालनी है। अगर आप एसिड स्लरी 10 kg आप ले रहे हैं तो आपको उसमें कम से कम आपको डबल पानी का यूज़ करना है और आपको उसमें डबल पानी आपको डालना ही डालना है। जैसे कि अगर आप 10 लीटर या 10 kg आप एसिड स्लरी ले रहे हैं तो आपको कम से कम 20 लीटर वाटर उसमें ऐड करना है। और दोस्तों, ये हम ध्यान रखें, जब हम वाटर को एसिड स्लरी में डाल रहे हैं तो हम वाटर को बहुत धीरे धीरे से आराम आराम से डालेंगे ताकि उसमें फॉर्मिंग ज़्यादा ना आए। और अगर फॉर्मिंग हमारे मटेरियल में आ रही है तो हमें वेट करना है कि फॉर्मिंग को आराम से सेटल होने दें और फॉर्मिंग में हम कोई भी अपना प्रोसेस ना करें। तो दोस्तों, पहले हमने एसिड स्लरी लिया जो कि 10 kg है और हम इसमें उससे जस्ट डबल वाटर हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि कम से कम 20 लीटर वाटर हम उसमें डालेंगे। दोस्तों, 20 हमें डालना है अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूलेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन सभी की अपनी अपनी फॉर्मूलेशंस होती हैं तो आप इसको और ऊपर भी ले जा सकते हैं। आपको वो फॉर्मूलेशन अपने अकॉर्डिंग सेट करनी है। आप जो मार्केट में काम कर रहे हैं, आप जो मटेरियल बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। तो दोस्तों, आपको डबल तो कम से कम लेनी है
और ये भी ध्यान रखना है कि जो आप एसिड स्लरी ले रहे हैं वो आपकी 96% रहे ही रहे, क्योंकि कॉस्टिंग में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा ग्रेड की एसिड स्लरी को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम वाटर को ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर हम 96% की एसिड स्लरी ले रहे हैं और जो हम कास्टिक सोडा यूज़ करेंगे इसमें रेयान ग्रेड का करेंगे, जो कास्टिक सोडा होता है वो मार्केट में कई कंपनियों में अवेलेबल है, लेकिन हम जो यूज़ करेंगे दोस्तों वो रेयान ग्रेड का ही यूज़ करेंगे। तो दोस्तों अब हमें ये ध्यान रखना है कि एसिड स्लरी में हमने पहले 20 लीटर्स वाटर ऐड किया या उसमें हमने डबल ऐड किया। अब उसके बाद में हमें वेट करना है कि हमारा मटेरियल जो है वो सेटल हो जाए, उसमें जो फॉर्मिंग बनी है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद दोस्तों आमतौर पर हम लोग क्या गलती करते हैं कि अब ये प्रोसेस करने के बाद हम सीधा कास्टिक सोडा को अपने इस मटेरियल जो बनाया गया मटेरियल है उसमें डायरेक्टली डाल देते हैं और जो टेम्परेचर होता है वाटर का वो एक साथ बढ़ जाता है। और जो हमारी समस्या आती है कि मटेरियल में ट्रांसपेरेंसी नहीं आती है, उसका मेन कारण यही है कि हमने डायरेक्टली कास्टिक सोडा को एसिड स्लरी और वाटर का जो हमने बेस बनाया है उसमें हम डायरेक्टली पोर कर देते हैं। तो वही समस्या हमारी ट्रांसपेरेंसी में, गाढ़ेपन में और धुंधलेपन में आ जाती है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें कास्टिक सोडे को अलग से पानी में उसको डालना है और धीरे धीरे उसको हमें मिक्स करना है। दोस्तों जब हम कास्टिक सोडा को वाटर में डालेंगे तो वाटर काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाएगा और गर्म हो जाएगा। तो हमें इंतज़ार करना है कि हमारा जो कास्टिक सोडा है जो अभी हीटिंग प्रोसेस में चला गया है उसको हमें ठंडा होने देना है और ठंडे होने तक हमें कोई भी प्रक्रिया उसमें नहीं करनी है। दोस्तों अब हम जब ये देखेंगे कि हमारा मटेरियल ठंडा हो चुका है तो अब हम उसको जो एसिड स्लरी का जो हमने सॉल्यूशन बनाया हुआ है वाटर के साथ उसमें हम कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन को ऐड करने जाएंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि दोनों ही चीज़ ठंडी हैं और वेल सेटल्ड है। अगर किसी में भी कोई प्रॉब्लम है तो हम उसका इंतज़ार करेंगे और ठंडे होने तक कास्टिक सोडा को हम यूज़ नहीं करेंगे। दोस्तों आप देखते हैं कि जैसे हम पानी में कास्टिक सोडा को डालते हैं और उसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देते हैं और इंतज़ार करते हैं कि जो हीटिंग प्रोसेस है हमारा वो ख़त्म हो जाए और वाटर में कूलनेस आ जाए। लेकिन जब हमारा सॉल्यूशन कास्टिक सोडा वाला सॉल्यूशन जब ठंडा हो जाता है तो एक वाइट सी लेयर हमारे वाटर के ऊपर आ जाती है। तो दोस्तों हमें उसको बाहर निकाल देना है, जो लेयर उसमें बन जाती है, और वो ठंडा हो जाता है। इसीलिए अब हम उसको अपने सॉल्यूशन में डाल देंगे। कास्टिक सोडा डालने के बाद अब हमें ये ध्यान रखना है कि ये पूरा जो प्रोसेस हमारा चल रहा है इसमें हम ध्यान रखें कि हमारा मटेरियल जो बन रहा है वो तकरीबन 52 डिग्री से 55 डिग्री तक रहना चाहिए। जो टेम्परेचर है हमारा वो रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर हमारा इससे ज़्यादा बढ़ता है तो दोस्तों हमारे मटेरियल में सेपरेशन और थिकनेस की कमी और हम देखते हैं कि जो धुंधलापन रह जाता है उसकी समस्या हमें देखने को आमतौर पर मिलती है। दोस्तों ये टेम्परेचर हमें मैनेज रखना है। अगर हम कहीं ऐसे इलाके में मटेरियल को बना रहे हैं कि टेम्परेचर को हम कंट्रोल नहीं रख सकते तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपको जो न्यूट्रल करने की प्रक्रिया जो करनी है वो आपको या तो बिल्कुल सुबह में करें या इसको शाम को करें, या फिर आप दोपहर में इसको बना रहे हैं तो आप कोई ऐसा प्रोसीजर अपनाएं कि जो आप ड्रम है उसको किसी ऐसे कपड़े से कवर कर लें और उस पर पानी का छिड़काव करें जिससे कि टेम्परेचर आपका कंट्रोल में रहे। टेम्परेचर को नापने के लिए आपको टेम्परेचर मीटर मार्केट में मिल जाते हैं और आप उस टेम्परेचर मीटर
को अपने सॉल्यूशन में डालकर ये देख लें कि आपका टेम्परेचर 55 डिग्री से कम है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको अपना प्रोसेस रोक देना है और आपको कोई ऐसे ऑप्शन की तलाश करनी है कि जिससे आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकें। दोस्तों, आप इसमें पानी की जगह बर्फ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो वाटर है वो ज़्यादा मात्रा में ना बढ़ जाए, तो वो भी आपको देखना है। तो इसमें बेहतर यही होगा कि आप अपने सॉल्यूशन को बनाएं तो वो या तो मॉर्निंग में बनाएं या फिर उसको आप इवनिंग में बनाएं, जिससे कि एक जो वेदर है वो भी आपके कंट्रोल में रह जाता है। दोस्तों, अब हम ये बात करेंगे कि हमें कास्टिक और स्लरी में जैसे हम इसको न्यूट्रल के लिए जाते हैं, तो अगर हमें ये ध्यान रखना है कि हमें पहले इसको 8 pH तक इसको ले जाना है। हमें इसको कंट्रोल में नहीं रखना, ना हमें ये सोचना कि हम एसिड स्लरी को कम यूज़ करते हैं ताकि इसका pH कम रह जाए, बाद में कास्टिक सोडा से इसको हम वापस कंट्रोल कर लेंगे या इसको न्यूट्रल फेस में ले आएंगे। आपको इसको 8, 8.5, 9 की pH तक ले जाना है और आपको एक बार पूरा सॉल्यूशन बनाने के बाद जब ये हीटिंग प्रोसेस में रहता है तो आपको pH इसका चेक नहीं करना है और ना ही आपको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब ये हीटिंग प्रोसेस में है तो कोई सवाल ही नहीं है कि ये न्यूट्रल आपका pH में दिखा दे। अगर इनकेस दिखाता भी है तो वो फिर घट बढ़ सकता है, क्योंकि अभी वो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है। दोस्तों, अब हमें ये देखना है कि अगर हमारा pH जैसे कि मटेरियल सेटल हो जाता है और 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद हम जाकर pH चेक करते हैं मटेरियल का, तो pH अगर हमारा 8 है या 9 है तो अब हम उसमें क्या यूज़ करने वाले हैं। अब हम इसमें सिट्रिक एसिड से इसको हम कंट्रोल करने वाले हैं और pH को वापस लाने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है कि आपका ये pH कम आ जाता है तो उसको हम सोडा ऐश से बढ़ाएंगे। हाँ दोस्तों, सोडा ऐश से इसको हम pH को आगे बढ़ाएंगे। हमें ना तो ज़्यादा स्लरी का यूज़ करना है और ना ही हमें कास्टिक सोडा का इसमें यूज़ करना है pH को बढ़ाने या घटाने के लिए। अगर pH हमारा ज़्यादा है तो हमें सिट्रिक एसिड का यूज़ करना है। अगर pH हमारी कम है तो हमें सोडा ऐश को यूज़ करना है, उसको हमें कंट्रोल में करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए। दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं और हमारे मटेरियल में प्रॉब्लम आने लगती है। जहाँ हम वर्किंग कर रहे हैं कि हमारी कॉस्टिंग कम हो, वहाँ हमारी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है या हमारा पूरा का पूरा नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, आपको इन सभी का विशेष ध्यान रखना है। और अगर आप सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं आप इसी के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे तो दोस्तों आपको ना तो ट्रांसपेरेंसी में कोई शिकायत आएगी, ना ही आपका मटेरियल पतला बनेगा और ना ही आपके मटेरियल में कोई सफ़ेदपन या कोई हैजीनेस आने वाली है। दोस्तों, मेरे चैनल को देखने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें। और अगर आपको लगता है कि आपको इसी तरीके से और वीडियो के बारे में जानकारी लेनी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाएं और आप अपनी समस्याओं को डालें। मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।